Hello dear students, welcome back in my video lectures, and today we will discuss about organization of hospital. Organization of hospital, or you can say departments of hospital. ये टॉपिक आपका हॉस्पिटल यूनिट के अंदर ही है. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फंक्शंस एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ हॉस्पिटल. अब हमें पढ़ना है हॉस्पिटल में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, किस तरह से हॉस्पिटल को ऑर्गेनाइज किया जाता है, कौन कौन सी सर्विसेज हॉस्पिटल हमें प्रोवाइड करता है. तो नॉर्मली 4 टाइप्स की सर्विसेज होती हैं. क्लिनिकल सर्विसेज, या फिर हम बोल सकते हैं थेराप्यूटिक सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जिसके अंदर सारा मैनेजमेंट वर्क आता है, नॉन क्लिनिकल सर्विसेज एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, और यू कैन से टेक्निकल सर्विसेज जो हमें टेक्निकल स्टाफ के द्वारा मिलती हैं. शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट की. आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जैसा कि हमने बात की थी, आउट पेशेंट कौन होते हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया जाता. ठीक है, वो नॉर्मली आए, डॉक्टर से अपना नॉर्मल चेकअप कराया, या जो भी एक काउंसलिंग की नॉर्मल डॉक्टर ने उनकी, और उनको मेडिसिन दी और वो घर आ गए. ठीक है, तो इसमें होता क्या है, देखिए. सबसे पहले कंसल्टेशन विद डॉक्टर. ठीक है, मतलब और हम कह सकते हैं नॉर्मल काउंसलिंग, परामर्श, है ना. हम डॉक्टर की कंसल्टेशन के लिए आते हैं. जो आउट पेशेंट्स होते हैं उनकी जो कंडीशन है वो ज्यादा सीवियर नहीं होती, वो नॉर्मल एक चेकअप के लिए आते हैं या एक काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आते हैं. अंडरगो इन्वेस्टिगेशंस, या फिर उन्हें कोई माइनर टेस्टिंग करानी है. ठीक है, माइनर प्रोसीजर्स. उसके बाद हेल्थ एजुकेशन, किसी भी जैसे काउंसलिंग हम इसको फिर से कह सकते हैं ना, किसी भी उनको जो डिजीज हुई है उसके बारे में डॉक्टर्स हैं या फिर जो मेडिकल स्टाफ है उनको काउंसिल करता है. रिसीव स्पेशलिटी सर्विसेज. ठीक है, कई बार जो आपके आउट पेशेंट्स होते हैं उनके लिए इमरजेंसी सर्विसेज भी यूज की जाती हैं, है ना. किसी को कोई इंजरी हो गई है अचानक से, तो उनको कहाँ पे लेंगे हम, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में वो आते हैं, लेकिन फिर एक ट्रीटमेंट के बाद उनको वापस घर भेज दिया जाता है. रिहैबिलाइजेशन सर्विसेज, ये सब किसके अंदर आएंगे, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर. कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं आउट पेशेंट सर्विसेज के अंदर. नॉर्मल जो आपका जनरल मेडिसिन होता है, ठीक है, सर्जिकल डिपार्टमेंट भी होता है, गायनी डिपार्टमेंट होता है, ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी, पेडियाट्रिक्स, ये सब नॉर्मल डिपार्टमेंट्स. मतलब एक आउट पेशेंट के लिए ये सब डिपार्टमेंट्स, ये सब सर्विसेज ओपन होती हैं. कोई भी पेशेंट हो सकता है, यूरोलॉजी से रिलेटेड या नेफ्रोलॉजी से रिलेटेड उसे कोई प्रॉब्लम हो, तो उन आउट पेशेंट्स के लिए ये सब डिपार्टमेंट अवेलेबल होने चाहिए. ठीक है, या एक अच्छे स्टैंडर्ड हॉस्पिटल में ये डिपार्टमेंट्स एक आउट पेशेंट के लिए अवेलेबल होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट देखिए इमरजेंसी डिपार्टमेंट, है ना. इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कौन कौन से लोगों को हम बोलेंगे, इमरजेंसी केसेस कौन कौन से होते हैं. विक्टिम्स ऑफ एक्सीडेंट्स, जैसे अचानक कोई पॉइजनिंग का केस आ गया है, कोई बर्निंग का केस आ गया है, कोई एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट. ठीक है, उन केसेस को क्या बोलते हैं, इमरजेंसी केसेस, जिनको एकदम से इमरजेंसी सर्विसेज की आवश्यकता होती है. पेशेंट्स विद कार्डियक अरेस्ट, वो लोग जो एक जिनको कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई है अचानक, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक की कोई समस्या है, तो उन लोगों को भी कहाँ पे आके एडमिट किया जाएगा, एकदम से इमरजेंसी स्टाफ में. पेशेंट विद ब्रीथिंग डिफिकल्टी, या किसी पेशेंट को सांस लेने में अगर तकलीफ हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको भी कहाँ पे लाएंगे हम, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में. अब देखिए इसमें क्या होता है, लोकेटेड इन एन, क्या इसकी स्पेशलिटी होती है, लोकेटेड इन एन एरिया विच इज इजिली एक्सेसिबल टू पेशेंट्स. क्योंकि ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, क्योंकि जो आपका पेशेंट है उसको तुरंत इलाज की जरूरत है, तो जो आपका इमरजेंसी डिपार्टमेंट है वो ऐसी जगह लोकेटेड होना चाहिए जहां पहुंचना बहुत इजी हो. मतलब ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए, या फिर अलग से एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, अलग से जिसका जो गेट है वो
साथ में हो हॉस्पिटल गेट के, मतलब इजीली एसेसिबल होना चाहिए, जहाँ पे पहुंचने में ज्यादा समय बर्बाद ना हो। शुड हैव सफिशिएंट मेडिकल एंड नर्सिंग पर्सनल। जो आपका इमरजेंसी डिपार्टमेंट है उसमें सफिशिएंट मेडिसिन प्रेजेंट होनी चाहिए, इमरजेंसी मेडिसिन जो भी होती है वहाँ पे होनी चाहिए, और जो नर्सिंग स्टाफ है वो भी रिक्वायर्ड नंबर जितना भी है वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। सप्लाईज एंड इक्विपमेंट्स एंड फैसिलिटीज फॉर मीटिंग द इमरजेंसी सिचुएशन। हर तरह की सप्लाईज या फिर जो भी आपके स्टेराइल प्रोडक्ट्स हैं वो सब वहाँ पे होने चाहिए, आईवी प्रोडक्ट्स जितनी भी रिक्वायर्ड मात्रा है वो वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए। उसके बाद देखते हैं इन पेशेंट सर्विसेज। इन पेशेंट सर्विस जिन पेशेंट्स को एडमिट करके रखा जाता है, ठीक है, उन पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। तो अगर आपको एक बेड दे दिया गया है हॉस्पिटल में, आपको एडमिट किया गया है, तो आप कौन से डिपार्टमेंट में आएंगे? इन पेशेंट डिपार्टमेंट में माने जाएंगे। तो इसमें क्या क्या होता है? पेशेंट हु रिक्वायर कंटिन्यूअस मेडिकल केयर एंड अटेंशन। उन पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है जिनको एक कंटिन्यू मेडिकल केयर की जरूरत है, ठीक है, जिनको होम केयर के आधार पर हम ठीक नहीं कर सकते, ठीक है, उनको एक स्पेशल मेडिकल केयर की जरूरत है। तो उन पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है, स्टे ओवर नाइट और फॉर सेवरल डेज और वीक्स और मंथ्स फॉर डायग्नोसिस। जिनको जैसे डेंगू के पेशेंट होते हैं तो उनको क्या होता है, मोस्टली एडमिट किया जाता है, क्योंकि हर थोड़े एक टाइम पीरियड के बाद उनका ब्लड टेस्ट होता है ना, प्लेटलेट्स काउंट की जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनका एक टाइम पीरियड के बाद डायग्नोसिस प्रोसेस कंटिन्यू करना है तो उन पेशेंट्स को भी एडमिट किया जाता है, ठीक है। तो उनको क्या बोलेंगे? इन पेशेंट। पेशेंट्स आर गिवन द फैसिलिटीज फॉर मेडिकल एंड नर्सिंग केयर, ठीक है, जिन पेशेंट को मेडिकल और नर्सिंग केयर हॉस्पिटल के अंदर ही दी जाती है, विद इन द बाउंड्री ऑफ हॉस्पिटल्स, उनको भी हम क्या बोलते हैं? इन पेशेंट्स। सर्विसेज कौन सी होती हैं इन पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर? डाइटरी डिपार्टमेंट होता है, यानी उन लोगों की डाइट का जो एक डाटा है पूरा, या फिर जो कि अगर उनकी कोई फैट रेस्ट्रिक्टेड डाइट है तो किस तरह की उन्हें डाइट लेनी है, ये भी हॉस्पिटल स्टाफ ही डिसाइड करता है, ठीक है। उसके बाद फार्मेसी डिपार्टमेंट होना चाहिए वहाँ पे। अदर पैरामेडिकल सर्विसेज, रेडियोलॉजी और लेबोरेटरी, मतलब एक डायग्नोसिस प्रोसेस अगर कंटिन्यू रखना है तो वहाँ पे आपका लेबोरेटरी जरूर होनी चाहिए। तो ये सर्विसेज आपका इनपेशेंट डिपार्टमेंट देता है। उसके बाद नर्सिंग डिपार्टमेंट। नर्सिंग डिपार्टमेंट में कंसिस्ट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज एंड नर्सिंग एजुकेशन सर्विस, ठीक है। नर्सिंग सर्विस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट, मतलब नर्सिंग डिपार्टमेंट को हॉस्पिटल का बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट माना जाता है। हेड कौन होता है? नर्सिंग ऑफिसर या फिर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। उसके बाद अदर पर्सन कौन कौन होते हैं? असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होता है, नर्सिंग सुपरवाइजर्स होते हैं, हेड नर्सेज होती हैं, स्टाफ नर्सेज होती हैं। ये उनका एक उनके जो उनका स्टाफ है उनको डिवाइड किया गया है कि किस तरह से उनकी टीम में कौन कौन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। जो भी नर्सेज हैं उनके पास एक रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस होना चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद पैरामेडिकल डिपार्टमेंट। पैरामेडिकल डिपार्टमेंट आप कह सकते हैं वो डिपार्टमेंट जहाँ पे आपकी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, यानी टेस्टेस होते हैं, देखा जाता है कि पेशेंट को आखिर हुआ क्या है, टेस्ट किया जाता है उसका, यूरिन टेस्ट, फेसिस टेस्ट या फिर ब्लड टेस्ट, थायराइड टेस्ट, इस तरह के सारे टेस्ट किए जाते हैं। लेबोरेटरी होती हैं, डिफरेंट सेशंस होते हैं, हिमेटोलॉजी जहाँ पे ब्लड से रिलेटेड कोई टेस्ट किया जाता है, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट एक्सप्लोर्स द केमिकल प्रोसेसेस विद इन एंड रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो एक केमिकल प्रोसेस के साथ डील करती है। उसके बाद आपका होता है पैथोलॉजी, ठीक है। पैथोलॉजी क्या है? पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिजीज और इंजरी, ठीक है। हम इसमें कॉज पढ़ते हैं या इफेक्ट पढ़ते हैं किसी भी डिजीज का एक स्पेसिफिक पेशेंट या स्पेसिफिक ऑर्गन के ऊपर कि क्या इफेक्ट पड़ा उसका और उसका कारण क्या था, कॉजेज क्या थे। उसके बाद आपका आता है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ स्पेशलिटी ऑफ बायोलॉजी, है ना। ये किसके साथ डील करता है? मॉर्फोलॉजी और इकोलॉजी ऑफ बैक्टीरियाज, ठीक है।
उसके बाद आपका ब्लड बैंक आता है जहाँ पे ब्लड को स्टोर करके रखा जाता है, तो ये भी किसका पार्ट है, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट का। देन फिर आते हैं आगे रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में आपका जो आपकी रेडिएशंस होती हैं, रेडिएशन थेरेपी दी जाती है इस डिपार्टमेंट के अंदर। इसमें क्या होता है कि जो आपका डिपार्टमेंट का स्टाफ है उसके जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं वो बहुत नेसेसरी होते हैं और बहुत ज़रूरी होते हैं, उनको सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। इस डिपार्टमेंट के अंदर आपका एक रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए, ठीक है, और अदर टेक्नीशियंस होने चाहिए जो आपकी मशीनरीज को हैंडल करें, जो वहाँ पे इक्विपमेंट्स या मशीन्स यूज हो रही हैं। कौन कौन सी मशीन्स यूज होती हैं, जैसे सोनोग्राफी, एक्सरे, ईसीजी, सीटी स्कैन्स, है ना, ये सब मशीन्स यूज की जाती हैं। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में क्या है, पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। जैसे हम एक कॉमन सा एग्जांपल ले सकते हैं, कैंसर। रेडिएशन थेरेपी इज द यूज ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशंस टू ट्रीट कैंसर, है ना, कैंसर में यूज किया जाता है इस थेरेपी को। तो ये भी एक डिपार्टमेंट होता है हॉस्पिटल का। उसके बाद डाइटरी सर्विसेज। डाइटरी सर्विसेज में यही है कि एक डाइटिशियंस एक अच्छे हॉस्पिटल में डाइटिशियन होना जरूरी है। वो क्या करते हैं, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से उनको कौन सी डिजीज है या बीमारी के कारण उनका कौन सा पार्ट इफेक्ट हुआ है, उस आधार पर वो उनके एक डाइट प्लान करते हैं ना, कि उनको क्या लेना है क्या नहीं लेना है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है सॉल्ट रेस्ट्रिक्टेड डाइट, जो जिन लोगों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो डाइटिशियन बताते हैं कि आपको आपने खाने में नमक कम लेना है या नहीं लेना है। फैट रेस्ट्रिक्टेड डाइट, अगर आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है तो किस तरह से आपको अपनी डाइट लेनी है। डायबिटिक डाइट, है ना, आपको शुगर कम लेनी है या नहीं लेनी, तो ये किसका काम है, डाइटिशियन का। डाइटरी सर्विसेज जो आपकी डाइट को प्लान करते हैं कि पेशेंट को क्या देना चाहिए, उसको क्या खाना है, किस तरह से उसको फीड किया जाना चाहिए। एक पूरा टाइम टेबल और पूरी प्लानिंग के साथ आपको फीड किया जाता है। उसके बाद फार्मेसी डिपार्टमेंट, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है एक हॉस्पिटल का। दिस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिसिन एंड आईवी फ्लूइड्स, यानी इस डिपार्टमेंट में मेडिसिन को स्टोर किया जाता है और डिस्पेंस किया जाता है, संभाल के मतलब स्टोरिंग की जाती है। उसके बाद जो आपके पेशेंट हैं उन तक पहुंचाया जाता है। फार्मेसी में क्या है, आपके जो भी मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी पॉलिसीज हैं, ऑपरेशन है, उन सबको कवर या कंट्रोल करती है ये डिपार्टमेंट। आपके प्रिस्क्रिप्शंस को फिल करेंगी और जो भी पेशेंट है पेशेंट बेड साइड या वार्ड्स में उनको पहुंचाने का काम भी किसका है, फार्मेसी डिपार्टमेंट का। यानी डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्रिप्शन लिख दी है तो ये फार्मेसी डिपार्टमेंट का ड्यूटी है या उनका जिम्मेदारी है कि वो प्रिस्क्रिप्शन को फिल करेंगी। यानी प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ा, कौन सी मेडिसिन चाहिए, फिर उसी हिसाब से पेशेंट तक पहुंचाना या वार्ड्स में पहुंचाना, अलग अलग जहां भी पेशेंट को एडमिट किया गया है। उसके बाद इसमें इसका काम क्या है, प्रोक्योरमेंट टू डिस्ट्रीब्यूशन टू आईपी एंड ओपी, ठीक है। जो ड्रग प्रोक्योरमेंट करना है, एक तरह से स्टोरिंग करना ड्रग की, या जो स्टोर है मेडिकल स्टोर्स को प्रोक्योरमेंट करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना मेडिसिन का, इन पेशेंट तक भी पहुंचाना और आउट पेशेंट तक भी पहुंचाना। मतलब मेडिसिन को स्टोर करके रखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, पेशेंट तक उसको पहुंचाते हैं, आउट पेशेंट तक भी और इन पेशेंट तक भी। जो लोग आके मेडिसिन लेके जाते हैं रेगुलरली, ठीक है, उन तक भी पहुंचाना, उनको भी डिस्ट्रीब्यूट करना, और जिनको एडमिट करके रखा गया उन तक भी मेडिसिन पहुंचाना। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फार्मेसी डिपार्टमेंट की। अब ये कौन कौन से काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रॉपर ड्रग डिलीवरी, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे हमने पढ़ा है कि फार्मेसी के अंदर इंफॉर्मेशन सेंटर्स भी होता है, ठीक है। ड्रग स्टोरेज, मैन्युफैक्चर यूनिट भी होती है फार्मेसी के अंदर। स्टरलाइजेशन, एडवाइजिंग पेशेंट ऑन ड्रग यूज, यानी जो फार्मेसी है उसके अंदर कौन रहेगा, फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट का काम क्या होता है, पेशेंट को काउंसिल करना, एडवाइज करना, मतलब उनकी बीमारी के बारे में उनको जानकारी देना और उनकी दवाइयों के बारे में उनको जानकारी देना। उसके बाद कुछ और सर्विसेज होती हैं हॉस्पिटल में जो
इन पेशेंट और आउट पेशेंट दोनों के लिए होती हैं, जैसे एम्बुलेटरी सर्विसेज, लॉन्ड्री सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, है ना। ट्रांसपोर्ट किसी भी काम के लिए हम यूज कर सकते हैं, जैसे अगर हमें जो हमारी फार्मेसी है उसके लिए मेडिसिन मंगानी है, ठीक है। लाइब्रेरी सर्विसेज, जो आपका इंफॉर्मेशन सर्विस सेंटर होता है, वहाँ पे भी एक लाइब्रेरी होता है। आपकी जो फार्मेसी है, हॉस्पिटल फार्मेसी है, वहाँ पे भी एक लाइब्रेरी होना जरूरी है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।